सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मंडे नाइट रॉ की व्यूअरशिप के साथ में वॉइस ऑफ रेसलिंग के वॉइस ओवर वाले एपिसोड में। तो भाई पिछली बार तो तुमने कमेंट करके 2200 कमेंट बोल के 3000 कमेंट करवा दिए कि तुमको व्यूअरशिप जाननी है। तो लास्ट वीक की जो व्यूअरशिप थी उससे इस हफ्ते की व्यूअरशिप घट गई है। पिछले हफ्ते की मंडे नाइट रॉ की व्यूअरशिप थी 1.716 और इस हफ्ते की जो व्यूअरशिप है वो है 1.638। खैर व्यूअरशिप के बारे में इससे ज़्यादा हम लोग बात नहीं करेंगे, लेकिन एक बात मुझे तुम लोग बताना, इस वीडियो के कमेंट में ना तुमको मेरे ही 2 कमेंट मिलेंगे, दोनों में से शायद मैं किसी को पिन नहीं करूँगा। अब तुमको अगर तुमको रोमन रेंज का फेस वाला रन ज़्यादा तुमने एंजॉय किया तो उस वाले कमेंट पे लाइक करना, और अगर तुम हील वाले को पसंद कर रहे हो तो उसको लाइक करना। और लाइक करने का मतलब ये भी है कि अगर रोमन अभी हील है तो तुम फेस देखना चाहते हो, अगर तुम फेस वाले कमेंट को लाइक कर रहे हो, वरना हील वाले पे ज़्यादा है तो मैं समझ जाऊँगा कि नहीं तुम लोगों को हील वाला ज़्यादा पसंद आया। क्योंकि मैं देख रहा हूँ भाई इंडियन ऑडियंस भी काफ़ी चेंज हो रही है कि भाई अब रोमन नहीं देखा जा रहा उनसे, तो वो इस वजह से है कि उनको फेस वाला रोमन ज़्यादा पसंद था या फिर ये वाला रोमन ज़्यादा पकाऊ हो गया। तो ज़्यादा मुश्किल तो नहीं बना दिया मैंने। खैर चलो जो भी है, 2 कमेंट होंगे फेस वाले रोमन के लिए। फेस वाले जिनको पसंद है वो लाइक करना, और जिसको हील पसंद है वो हील वाले कमेंट को कर सकता है। अगली स्टोरी की तरफ गाइस हम लोग चलते हैं, और हमने मंडे नाइट रॉ में बैक स्टेज जो कोडी रोड्स और ट्रिपल एच को देखा था। इसके बारे में वैसे मैंने एक ट्वीट भी किया था कि मुझे ऐसा लगा कि जैसे एक बाप अपने बच्चे को समझा रहा है, ट्विटर में मैंने इसको ट्वीट किया था। तो गाइस ये जो चीज़ हुई है ना, मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है कि ये फ्यूचर में कोई चीज होने वाली है उसकी वजह से की गई है। सबसे पहले देखो सिंपल सा रीजन WWE के हिसाब से मैं आपको समझा देता हूँ ये क्यों था। ऐसे लास्ट के 4-5 मिनट में ही ट्रिपल एच को क्यों लाए, मतलब कोई कुछ तो रीजन होगा ना। ऐसा हर रोज तो ट्रिपल एच आता नहीं है शो पर, जैसे ड्राफ्ट में आया था तो रीजन की वजह से था। तो इसके पीछे सिंपल सा रीजन ये है कि क्योंकि कोडी रोड्स रुक नहीं रहे किसी के कहने पे, तो फिर उनको ओवर करने के लिए भाई कि हाँ चलो भाई अब ट्रिपल एच ने भी कह दिया है तो मतलब ये बंदा जो चिल्ला भी रहा है, अब बड़े आदमी ने भी इसकी सुन लिया तो हम लोगों को भी सुननी चाहिए। ये WWE एंगल यहाँ पे दिखाना चाहती है, लेकिन मुझे इससे ज़्यादा ये लग रहा है कि आगे जाके कुछ तो ऐसा होगा ट्रिपल एच जिससे लिंक होंगे। अभी आपको पता भी है वो AEW के अंदर वो जो सिंहासन था पूरा ट्रिपल एच का, उसको भी जाके तोड़ा था। तो अब फैंस काफ़ी इस बात से भी कह रहे भाई थिंग्स कैसे चेंज हो गई कुछ ही सालों में, कि कहाँ कोडी रोड्स पहले अगेंस्ट में थे, बिल्कुल साथ में कंपनी में बिल्कुल ऐसे काम करें जैसे कभी गए नहीं थे। तो ये भी देखे काफ़ी अच्छा लगा। देखते हैं लॉन्ग टर्म स्टोरी टेलिंग के हिसाब से क्यों लाए हैं ट्रिपल एच को मंडे नाइट रॉ में। कोडी रोड्स के बारे में बात चल रही है तो उनके हेल्थ स्टेटस के बारे में भी बात कर लेते हैं। क्या नाइट ऑफ चैंपियंस में एक्चुअल में जा रहे हैं कोडी रोड्स और वो ब्रॉक लेसनर के साथ कंपीट करेंगे? वेल गाइस मैं आपको बता देता हूँ, जिस तरीके से WWE ने मैच प्लान किया है मैच वैसा ही होना है। हाँ कोडी रोड्स इसमें पहले से टूटे फूटे आएंगे, क्योंकि WWE अपनी स्टोरी लाइन में भी कुछ इस चीज़ को लेकर चल रही है कि कोडी रोड्स जो है पूरी तरीके से फिट नहीं है। और बाकी मैं अपनी प्रिडिक्शन वीडियो में बताऊंगा कि मतलब मुझे तो शायद क्लियर यहाँ से समझ आ गया कि इस मैच के एंड में क्या होने वाला है। वो अपनी प्रेडिक्शन वीडियो के लिए बचा के रखता हूँ, लेकिन हाँ ज़्यादा टेंशन लेने वाली जरूरत नहीं है। पूरे फिट एंड फाइन WWE की स्टोरी लाइन के हिसाब से जैसा प्लान है वैसे ही होने वाला है नाइट ऑफ चैंपियंस में कोडी रोड्स एंड ब्रॉक लेसनर का मैच। हम चलते हैं गाइस अपनी अगली स्टोरी की तरफ, और थोड़ी सी अगर उस तरीके की बात है आपको पसंद है तो ये वाली चीज़ आपको काफ़ी अच्छी लग जाएगी। WWE का मंडे नाइट रॉ का एपिसोड 3 घंटे का होता है। बहुत सारे लोग कहते हैं भाई 3 घंटे का शो क्यों है, इसको 2 घंटे का बना दो। अभी लेटेस्ट अपडेट तो ये भी आई है कि स्मैकडाउन को भी 2 से 3 घंटे के शो बनाने के बारे में कब से बातें चलती है, वो चीज़ हो नहीं पाती बस। तो जो फैंस पसंद नहीं करते तीसरे घंटे का शो, शायद वो पसंद करने लग जाएंगे, क्योंकि निक खान जो कि कंपनी के CEO हैं उन्होंने खुद ये कहा कि जिस टाइम स्लॉट में रॉ का तीसरा घंटा आता है यानी कि 10 से 11 बजे तक, हम वहाँ पे अडल्ट कंटेंट दिखा सकते हैं। अब अडल्ट कंटेंट से ये मतलब नहीं कि मतलब तुम सोच लो बिल्कुल रंगरलियों वाली चीज़ ही। WWE के हिसाब से जिन चीज़ों की बात होती है लाइक थोड़ी सी ब्रूटैलिटी, थोड़ा सा वो एजियर चीज़ें जो हमको पहले WWE के अंदर देखने को मिलती थी। अब बहुत सारे लोग कहते हैं अरे भाई एटीट्यूड एरा आ गया। भाई एटीट्यूड एरा खून खराब है से ब्रूटैलिटी से नहीं आया था। एटीट्यूड एरा उस टाइम के सुपरस्टार्स की वजह से आया था। तो ये WWE एक अच्छा चेंज कर सकती है वैसे तो। थर्ड आर के अंदर जो व्यूअरशिप में ड्रॉप भी आता है, लोग क्या पता फिर तीसरे आर को ही ज़्यादा देखना पसंद करें कि नहीं भाई इसमें हमारे मतलब का माल मसाला। तो देखते हैं अब क्या करते हैं निक खान। लेकिन मैं आपको ये बताता हूँ निक खान के बारे में आज एक बात, कि बंदा जो चीज़ सोचता है ना उसको टालता नहीं है, उसको करके रख देता है। ऐसा नहीं होता कि बहुत ही होल्ड में डाल दिए प्लान्स। और निक खान की वजह से मुझे ऐसा लगता है कि WWE इंडिया में अपने जो शो करवा रही है वो एक बहुत बड़ा रीज़न है, क्योंकि वो भी चीज़ लटकती रहती थी लेकिन काफ़ी फास्ट पेस पर काम करना पसंद करते हैं निक खान, और उसका आई थिंक WWE को बहुत अच्छा फायदा भी मिल रहा है। प्रॉफिटेबल भी WWE कंपनी काफ़ी सही चल रही है। गोल्डबर्ग के बारे में बात करते हैं, और भाई कुछ बोलूँगा नहीं, सबसे पहले तो आप लोग इस पिक्चर को देखो। गोल्डबर्ग हो चुके हैं लहूलुहान, उनका जो फेस है वो पूरा सिर बोलूँगा मैं, फेस और सिर दोनों जो है खून टपक रहा है उससे। अब मैंने जब ये पहले पिक्चर देखी मुझे लगा अरे रिटायरमेंट ओवर हो भी गया क्या गोल्डबर्ग का, मुझे तो पता ही नहीं चला। लेकिन फिर पता चला भाई अपने ट्रैक्टर में ही सिर दे के मार दिया गोल्डबर्ग ने, इस वजह से उनके सिर से खून निकल गया। ये पता नहीं कैसे हुआ, कोई वीडियो वगैरह तो उसकी है नहीं, सिर्फ खुद गोल्डबर्ग ने फोटो ही पोस्ट किया। यहाँ पे बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि चलो अच्छा ही है ट्रैक्टर में ही सिर लगा, वो वाला सिर से खून निकलने से तो बेटर ही है जो गोल्डबर्ग अपने लॉकर रूम में WWE में एरेना में एंटर करने से पहले मारते, ताकि वो अपने आप को
ऐसे चार्ज कर सकें। तो ये चीज़ गोल्डबर्ग के साथ मतलब हुई अभी रिटायरमेंट टूर की वजह से वो काफ़ी ज़्यादा हेडलाइंस में, देखते हैं कब तक ये चीज़ डब्ल्यूडब्ल्यूई करेगी। वैसे डब्ल्यूडब्ल्यूई तो नहीं करेगी, मैंने आपको बोला भी है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई इतना इंटरेस्टेड नहीं है गोल्डबर्ग को रिटायरमेंट टूर के लिए, यानी कि उन पर डेडिकेटेड कुछ करने के लिए। और शायद अब डब्ल्यूडब्ल्यूई को रियलाइज होगा अरे हमारा थोड़ी है, तो WCW का था, चलो जो हमको करना था डब्ल्यूडब्ल्यूई वो हमने इसके साथ कर दिया। अब विंस मैकमैन भी नहीं है, उनके काफ़ी फेवरेट रहते हैं, हालांकि कंट्रोल तो है। हो सकता है स्टिल पॉसिबिलिटी, लेकिन चांस इस बात की काफ़ी ज़्यादा कम है। नाइट ऑफ चैंपियंस प्रीमियम लाइव इवेंट की गाइस हम लोग बात करते हैं। और अब आपको पता है नाइट ऑफ चैंपियंस कोई डब्ल्यूडब्ल्यूई के यूएसए में तो होता नहीं है, बगल में तो रखा नहीं है। तो इसके बावजूद भी अगर इन सुपरस्टार्स को डब्ल्यूडब्ल्यूई बिना किसी शो में बुकिंग के लेके जा रही है, तो यानी कि इसका कोई तो सेंस है। क्योंकि स्ट्रीट प्रॉफिट्स, ओमोस, कैरन क्रॉस, स्कारलेट, एले नाइट और रिक बूक्स, ये सारे सुपरस्टार हैं जो कि शो पर किसी तरीके से उनका कुछ है तो नहीं, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई स्टिल उनको अपने साथ लेके जा रही है। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि शायद डब्ल्यूडब्ल्यूई इनके साथ कुछ कर देगी नाइट ऑफ चैंपियंस प्रीमियम लाइव इवेंट में। हो सकता है किसी तरीके की बुकिंग में ये इन्वॉल्व हो जाएं। इस हफ्ते मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में फिर से वो चीजें शुरू हुई हैं जो कि कुछ टाइम पहले काफी सारी चल रही थी, और वो है QR कोड्स के थ्रू चीजों को टीज करना। एडम पियर्स बैक स्टेज से हैं और वहां पे हमको पीछे QR कोड दिख रहा है, लेकिन उन्होंने यहाँ पर F अप कर दिया, क्योंकि या तो हो सकता है इनको दिखाने ना हो, सिर्फ टीज हो। क्योंकि एडम पियर्स जिस तरीके से QR कोड के आगे और जितना पीछे QR कोड है, कोई भी इसको स्कैन नहीं कर पाया है। अब क्योंकि हमने ब्रे वाइट के बारे में रिसेंटली बातें सुनी है, पता नहीं क्या जो भी है, तो क्या पता उनसे रिलेटेड हो सकता है। हालांकि अब जब तक ब्रे वाइट के साथ सबसे बड़ी पंगा ये है कि बंदा आता है, पूरी स्टोरी होती है, सब कुछ हाइप होता है, कभी वो एंड ही नहीं होता भाई। ये ऐसी कौन सी मूवी तुम इंजॉय करोगे जो शुरू हुई और कभी खत्म ही नहीं हुई? मतलब तुम क्लाइमैक्स का, एंडिंग का तो वेट करोगे, वो चीज़ हमने ब्रे वाइट के साथ देखी नहीं है। और आई थिंक इस वजह से काफ़ी सारे फैंस के लिए एक बहुत बड़ा टर्न ऑफ होता है ब्रे वाइट के बारे में बात करना है, फिर सुनना है कि अरे यार छोड़ो, ये बंदा तो आता जाता, पता नहीं क्या करता है, हमें इससे क्या ही लेना देना। ये मेंटालिटी बन गई फिर फिलहाल ब्रे वाइट के बारे में, जैसा मैं देख रहा हूँ एटलीस्ट सोशल मीडिया पे या फिर आप लोगों के थ्रू कमेंट्स में। कोडी रोड्स के बारे में एक थोड़ी सी सैड अपडेट है, और वो ये है कि कोडी रोड्स नाइट ऑफ चैंपियंस के बाद मंडे नाइट रॉ में नहीं दिखने वाले, आपको डब्ल्यूडब्ल्यूई टेलीविजन पर नहीं दिखने वाले। अब इसके पीछे ऑब्वियस सा रीजन है, डब्ल्यूडब्ल्यूई ने स्टोरी लाइन में तो बता दिया है कि कोडी रोड्स का हाथ टूट गया है, लिटरली टूट गया है। क्योंकि आपने वो ट्रिपल एच और कोडी रोड्स का सेगमेंट भी सुना होगा, तो वहां पे ट्रिपल एच कह रहे थे भाई तुमको भी देख के पता है कि ये जो हाथ है टूट चुका है, और कोडी रोड्स भी इवन इस बात से डिसएग्री नहीं कर रहे थे। तो यानी कि ब्रोकन आर्म से सफर कर रहे हैं कोडी रोड्स डब्ल्यूडब्ल्यूई की स्टोरी लाइन में। तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि नाइट ऑफ चैंपियंस में भी compete करने के बाद कोडी रोड्स आपको टेलीविजन पर देखने को मिले, क्योंकि फिर इस चीज़ का मतलब ही क्या, अगर हाथ टूटने वाली चीज़ बताइए तो एक्चुअल में उसको सेल भी करना पड़ेगा। तो 8 हफ्ते के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई टेलीविजन पर आपको नहीं देखने को मिलेंगे, क्योंकि यूजुअली इतना टाइम डब्ल्यूडब्ल्यूई लगवा देती है जब किसी सुपरस्टार को एक्चुअल में भी इंजरी होती है। तो ये एक सैड अपडेट है, बट मुझे लगता है कि जब डब्ल्यूडब्ल्यूई इतना बड़ा रिस्क ले रही है, भाई रिस्क तो नहीं मतलब इतने जिगरे वाला काम कर रही है कि भाई कोडी रोड्स नहीं आ रहे, तो भाई स्टोरी तो इसके पीछे अच्छी होगी और उसको देखने के लिए भी मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ। चलो अब इसके बारे में कोई डिबेट नहीं करेगा, खुद एजे स्टाइल्स ने ये कह दिया है कि जो वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप आ रही है वो सेकेंडरी टाइटल है, क्योंकि रोमन रेंस के पास यूनिवर्सल चैंपियनशिप और डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप दोनों टाइटल हैं। एजे स्टाइल्स ने कहा कि अब क्योंकि ये नया टाइटल लाना पड़ा है, तो इस वजह से उन्होंने अग्री तो किया कि ये सेकेंडरी टाइटल है, और ये काफ़ी बड़ी बात है कहना, क्योंकि इसी चैंपियनशिप के लिए वो कम्पीट करने जा रहे हैं। लेकिन एजे स्टाइल्स ने ये कहा कि मैं आगे जाके डाउन द लाइन रोमन रेंस को हराऊंगा और मैं बताऊंगा कि सेकेंडरी टाइटल कौन सा है। मतलब एज चैंपियन होते हुए वो रोमन रेंस को हराने की बात कर रहे हैं, वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप को ऑन द लाइन रखने की बात कर रहे हैं। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग एजे स्टाइल्स की तरफ से कहना, और ये चीज़ें काफ़ी जेन्युइन होती हैं। अगर एजे स्टाइल्स कहते नहीं नहीं मैं मेरा टाइटल है, मैं ही जीतूंगा, तो ये तो मज़ा नहीं आता, तो लगता है अरे यार चल कैसे बोल रहा है बंदा। लेकिन ये यहाँ पे सही में देख के ऐसे लग रहा है। तो डाउन द लाइन अगर एजे स्टाइल्स के पास आ रही है चैंपियनशिप नाइट ऑफ चैंपियंस में जीतने के बाद, तो आपको रोमन रेंस के साथ उनका मैच देखने को मिल सकता है। वैसे गाइस मैं आपको वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के बारे में एक बहुत ही मेजर अपडेट दे देता हूँ, और वो अपडेट ये है कि वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप जो हमने कंपनी के अंदर पहले देखी थी, जो 2014 में डब्ल्यूडब्ल्यूई ने मर्ज करके गायब कर दी थी, उसी की प्रथा कंटिन्यू होने वाली है यहाँ पे। यानी कि ऐसा नहीं होगा कि फर्स्ट एवर वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बोला जाएगा सेथ रॉलिंस को या फिर एजे स्टाइल्स को, जो भी जीतने वाला है वो जो लास्ट चैंपियन है एज रैंडी ओर्टन बताया जाएगा उनको, और जो अब अगला चैंपियन है वो जो भी जीतने वाला है एजे स्टाइल्स और सेथ रॉलिंस में से वो होगा। यानी कि जो लेगेसी है वो कंटिन्यू है, ये कोई नया टाइटल नहीं है। हाँ इनॉग्रल मैचेस को डिजाइन की वजह से जरूर कह रहे हैं, लेकिन हिस्ट्री में वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप का मतलब जब भी होगा तो पहले होगा कि ओल्डर डिजाइन और न्यूअर डिजाइन, बाकी मतलब दोनों टाइटल का एक ही है। और तभी इसी वजह से जो प्रेस्टीज है वो इस टाइटल की रहने वाली है। और मैंने आपको बताया भी कि आगे कुछ बहुत बड़े प्लान्स भी हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के इस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के साथ में, कि भाई इसको और बड़े लेवल पर लेके जाना है।
तो वो चीज़ हमको तब देखने को मिलेगी जब एक बार चैंपियन क्राउन हो जाएगा WWE में। नेक्स्ट मंडे नाइट ड्रॉ से गाइस आपको पता ही चल गया होगा मनी इन द बैंक के क्वालिफाइंग मैचेस भी होने वाले हैं, जिसको WWE ने मंडे नाइट ड्रॉ में भी बता दिया था। अब अगर आपकी अभी कोई फर्स्ट पिक है कि कौन सा सुपरस्टार मनी इन द बैंक जीतना चाहिए, तो वो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। हम चलते हैं गाइस हमारी आज की नेक्स्ट फाइनल स्टोरी की तरफ। कुछ टाइम पहले मैंने आपको बताया था कि WWE कोडी रोड्स और रोमन रेंज का मैच प्लान कर रही है रेसलमेनिया 40 में। अब जो लोग 5-6 साल से देख रहे हैं रेसल चैटर को, तो उनको अच्छे से पता ही होगा कि भाई ये जो WWE रेसलमेनिया खत्म होने के बाद जो रूमर आता है ना कि ये मैच होगा रेसलमेनिया में, इसके चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं कि यही मैच रेसलमेनिया में होगा, क्योंकि WWE अपने इतने बड़े प्लान में कोई एंड में जाके चेंज नहीं करती है। और अगर आपको ऐसा लग रहा था कि नहीं यार कोडी रोड्स रोमन फिर से हमको नहीं देखना, तो अब WWE ने 2 मैचेस प्लान कर लिए हैं अपने रेसलमेनिया 40 के मेन इवेंट के लिए या फिर वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए। और गाइस वो मैच है या तो कोडी रोड्स और रोमन रेंज का मैच होगा, या फिर WWE कोडी रोड्स और गुंथर का मैच करेगी वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए रेसलमेनिया 40 में। और इसकी वजह से आप लोग सोच सकते हो फिर जो टाइटल है उसको कितना ज़्यादा सीरियसली लिया जाएगा। और इसका मतलब ये भी है कि कोडी रोड्स वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप जीतने वाले रेसलमेनिया 40 से, क्योंकि रूमर हम लोग सुन रहे हैं कि गुंथर रॉयल रंबल जीत के चैंपियन को चैलेंज करेंगे और फिर वो चैंपियन उस टाइम पर कोडी रोड्स होंगे। तो भाई ये तो बहुत एक्साइटिंग पीरियड होने वाला है। और सोचो रोमन रेंस इसमें इन्वॉल्व भी नहीं है, और तभी कितना बढ़िया लग रहा है कि गुंथर जो कि बंदा हार नहीं रहा, अब वो कोडी रोड्स से लड़ेगा वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए। और उधर रोमन तो अपनी अलग ही स्टोरी लाइन कैरी कर रहे होंगे रेसलमेनिया 40 के लिए, तो मजा काफी आने वाला है। बाकी कमेंट में आप लोग मुझे बताना कि रोमन एज फेस या फिर रोमन एज हील आप किससे ज्यादा पसंद कर रहे हो। ये वीडियो गाइस अगर आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो, एंड सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।